अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, नॉवेल के न्यू एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर नॉवेल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे। तो चले दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लेते, पहले रिमाइंडर पढ़ते हैं, उसके बाद एपिसोड की जानिब चलेंगे। सारे दरवाजे गिनकर इसने एक खुश स्याही वाला कलम निकाला और इसकी निब को कुर्सी के बाजू पे रगड़ कर इन अनदेखे अल्फाज लिखने लगी। वो अमूमन फूल बनाती थी या तिकोन, और फिर अपना नाम लिखना शुरू हो जाती थी। हुनैन यूसुफ, हुनैन यूसुफ, हुनैन हुनैन, और लाशऊरी तौर पर इसके बिना स्याही के कलम ने लिखना शुरू कर दिया। हाशिम कारदार, हाशिम हाशिम। वो एकदम चौंकी, फिर कदरे घबराहट से इधर उधर देखा। चेहरे का रंग थोड़ा सुर्ख हुआ। बेचैनी से माथे पे गिरे बाल ठीक किए। जो बात कभी किसी से ना कही हो वो अचानक बाहर निकल आए। जैसे भरा हुआ गिलास छलक जाता है तो इंसान अपने ही हाथों से डरने लग जाता है। इसने कलम रख दिया, फिर आंखें बंद की। नजरों के सामने वो चंद लम्हा, चंद घड़ियां गुजरी जब इसने कभी हाशिम को देखा था या इससे मिली थी। खानदानी दावतें, त्योहार, वो इनकी माँ के सौतेले भाई का फर्स्ट कजन था, हर वक्त मुस्कुराता हुआ, बहुत शानदार और मुतासिर कुन, मगर एक दौर का रिश्तेदार। इसके करीब खड़े होकर इसको देखना ऐसे था जैसे बंदा आईफिल टावर के नीचे हुजूम में खड़ा हो। मगर अब आईफिल टावर तक गए हुए भी कितना अरसा हो गया था। खानदान में दूर दूर तक कोई ऐसी तकरीब ही नहीं हुई जिसमें इसकी एक झलक भी नजर आ जाती। पता नहीं कब दोबारा वो इसे देखेगी, इसने बेदिली से सोचा, और खुशनुमी से फिर से दुकानों बनाने लगी। फिर फूल, फिर हुनैन, और फिर से हाशिम। हाशिम ने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर हैंडल पकड़कर धकेला। अंदर ऑफिस में पुरसुकून खामोशी थी। वो अपनी कुर्सी पे बैठी थर्मास से प्याली में चाय ढेल रही थी। कई भी फाइल्स और मोटी सिया जिल्द वाली किताबें खुली रखी थी। जमान ने बस एक नजर इसे देखा, फिर खामोशी से एक चीनी दान उठाया। ओहो, मुझे फीकी चाय पसंद है, हाशिम ने मुस्कुरा कर कहते मना किया। दरवाजा बंद करके अंदर आया, कुर्सी खींची, टांग पे टांग रखकर बैठा, कोट का बटन खोला और इसके आगे से प्याली उठाकर लबों से लगाई। जमान ने आईब्रो उचकाकर चीनी दान वापस रख दिया और फाइल के सफे पलटने लगी। दो तीन घूंट भर कर हाशिम ने प्याली मेज पर रखी, फिर खुशगवार मुस्कुराहट से इसको देखकर बोला, सो हम अब ठीक हैं आपस में, आपको क्या लगता है? वो फाइल पे चेहरा झुकाए संजीदगी से बोली, शायद नहीं, क्योंकि जिस तरह अभी बाहर आप मेरे हेयर कट और सूट को दरमियान में लाई। हाशिम ने जरा से शाने उचकाए, इसमें इतना कहूंगा कि आप एक मुंतकिल मिजाज खातून हैं। ऐसे निगाहें उठाकर संजीदगी से हाशिम को देखा, अगर अगली दफा आपने किसी को यूं मेरे सामने हिरासत करने की कोशिश की तो हम इसके बाद ठीक नहीं होंगे। इज दैट क्लियर क्रिस्टल? हाशिम ने प्याली से दोबारा घूंट भरते हुए मुस्कुराकर इसका चेहरा देखा। इसके घुंघराले बाल कीचड़ में आधे बंधे थे, नाक की लौंग चमक रही थी और सुखेड़ी हुई आंखों में ठंडी सी बेरहमी थी। मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, फिर भी माफी मांगता हूँ, आपको माफी मांगनी चाहिए भी। वो फिर से फाइल की तरफ मुतवज्जो हो गई। चंद लम्हे के लिए हाशिम कुछ ना बोला तो जमान ने सर उठाकर इसे देखा। मुझे यकीन है आप सिर्फ चोरी करने नहीं आए, आपको कोई फेवर चाहिए। फाइल बंद करके वो पीछे होकर बैठी, कहिए, मैं सुन रही हूँ। हाशिम ने मुस्कुराकर एक पेपर बैग सामने रखा। जमान ने इसे खोला, अंदर से एक कार्ड निकाला। क्या आप दोबारा शादी कर रहे हैं? इसी सर्द अंदाज में मुस्कुराकर जमान ने कार्ड क्रिस्टल सामने किया। वो हल्का सा हंसा, मेरी बेटी सोनिया की छठी सालगिरह है और आप इनवाइटेड हैं। जमान ने कार्ड देखा, वो मुस्ततील डिब्बे में रखा था, किसी शील्ड की तरह। सबसे आते और सामने सुनहरे रिबन से वो बिना ढक्कन का डब्बा बंद होता था। अंदर एक छोटा सा RSVP कार्ड भी रखा था, जिसके एक सतर में शिरकत करने की हामी और दूसरे में मुआवजत थी, और दोनों के आगे खाली खाने बने थे। थैंक यू हाशिम, मैं कोशिश करूंगी, वादा नहीं करती, मगर इनविटेशन और फेवर में फर्क होता है। इसने कार्ड बेनियाजी से मेज पे डालकर इसे ठंडे पुरसुकून अंदाज में पूछा। हाशिम ने आईब्रो पेपर बैग की तरफ इशारा किया। जमान ने देखा इसमें एक और कार्ड भी था। इसने वो निकाला, इस पे दर्ज था, शादी यूसुफ एंड फैमिली। हाशिम ने गौर से जमर के बदलते तासरात देखे। इसकी आंखों में तकलीफ उभरी, चेहरे पर मुस्तरब सा एहसास नुमाया हुआ, फिर वो खामोशी से छा गई।
اس نے बेतासुर आंखों से हाशिम को सवालिया अंदाज में देखा। आप इसे कोरियर कर दें या हैंड डिलीवर? ना वो मेरे कोरियर करने से आएगा ना खुद बुलाने से, मगर आप कहेंगी तो वो आएगा। जमा ने धीरे से निशाने उचकाए। मैं इसे भिजवा दूंगी, कहलवा भी दूंगी, मगर वो अपनी मर्जी का मालिक है। आप किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते ना। वो पहले जिस अंदाज में बोल रही थी, मगर समंदर में पत्थर फेंकने के बाद के बनते दायरे अभी तक फैल रहे थे। ना मैं आज पैदा हुआ हूँ ना आप, हम दोनों जानते हैं कि वो आपका कहा नहीं टालेगा। हाशिम जरा आगे हुआ। इसकी आंखों में गहरी संजीदगी थी। शादी को मेरी पार्टी में होना चाहिए, किसी भी तरह आप इसे वहां लाएंगी। समर ने जवाब नहीं दिया, वो बस कार्ड्स को देखती रही। हाशिम कब रख कर वापस पीछे हुआ और उसके चेहरे को मुस्कुरा कर पढ़ते हुए नरमी से पूछा, वो क्या कर रहा है आजकल? वो जॉब, वो किसी में सोच में थी। हाशिम खामोश रहा। चाय ठंडी हो चुकी थी। इसने फिर भी आखिरी घूंट अंदर उंडेला और जरा आवाज से प्याली रखी। जमा ने नजर उठाकर इसे देखा और हल्के से जज्बात में सर हिलाया। आप अभी तक यही हैं, यानी आपको कोई और भी फेवर चाहिए? हाशिम ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। बोलने के लिए लब खोले थे, मेरा जवाब इनकार है। वो कुछ कहते कहते रुक गया। अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। दायरे अब फैल फैल कर मिट चुके थे। वो और समझ चुकी थी। आपको सरकार बनाम अब्दुल गफूर हैदर में सेटलमेंट चाहिए, मगर नहीं, हम ट्रायल पे जा रहे हैं। हाशिम की मुस्कुराहट गायब हुई। इसने वाकई हैरत से आईब्रो उठाई, लेकिन ये एक एक्सीडेंट था, गलती ड्राइवर की नहीं थी। फिर भी वो दियत देने को तैयार है। वो एक 16 साल की लड़की थी जो इस एक्सीडेंट में मर गई है। हाशिम, हम ट्रायल पे जा रहे हैं। अगर लड़की का खानदान दियत लेने पर राजी हो गया, तब प्रोसिक्यूटर क्या ख्याल का होगा? तब प्रोसिक्यूटर अपने जेब से दियत जितनी रकम अदा करके मुतासर खानदान को मजबूर कर देगा कि वो ट्रायल पे जाए। ओह, आप खुद ही रकम अदा करेंगी इनको? इसने मसनूई हैरत से आईब्रो उठाई। जमर पहली दफा पूरे दिल से मुस्कुराई। मैंने कहा हम ट्रायल पे जा रहे हैं, मैं नहीं, सॉरी। मगर आपको शायद मालूम नहीं, ये केस मैं प्लेड नहीं कर रही। ये प्रोसिक्यूटर बसीरत का केस है। वो एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश रह गया। भरने से घेर कर इसने वाक़ई नौचंदे से जमर को देखा और फिर समझते हुए सर हिलाया। 50,000 का हेयर कट और 2.5 लाख का सूट। आप वाकई एक मुंतकिम मिजाज खातून है। बज़ाहिर मुस्कुराते हुए वो कह रहा था, आपने जानबूझकर ये केस इन्हें दे दिया, क्योंकि जब इन्हें मालूम होगा कि डिफेंस में हाशिम कारदार है तो वो कभी इसे सेटल नहीं करेंगे। गुड, वेरी गुड। जमन ने मुस्कुराकर आईब्रो उचकाए। मैं माफ नहीं किया करती हाशिम, यू नो दैट। क्या मैं अब भी आपकी पार्टी में इनवाइटेड हूँ? बिल्कुल, और आप शादी को बुलाएंगी। हमारी जाति ताल्लुकात इसकी वजह से मुतासिर नहीं हो सकते। वो मुस्कुरा कर उठा, कोट का बटन बंद किया, बार बार बजता मोबाइल साइलेंट किया, फिर इसी रसान से बोला, मैं इस केस को सेटल करवा लूंगा। हाशिम साहब संभाल लेता है, यू नो दैट। बावजूद इसके कि बसीरत साहब के पास आज के बाद बहुत वक्त होगा, इसने समंदर में दूसरा पत्थर फेंका। क्योंकि आज क्या हुआ है, इसने दोबारा से फाइल्स खोल ली। इनके केस का फैसला जो आ गया है। केस? किसका केस? वो एक सतर को अंडरलाइन कर रही थी। हाशिम ने जवाब नहीं दिया। जमन ने दूसरी सतर अंडरलाइन की। फिर एकदम इसने चौंक कर सर उठाया। किस किस केस का? अब के सवाल की नोयत मुख्तलिफ थी। आंखों में बेपनाह शौक और इस्तिराब था और चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था, जिसे सुनहरे सहरा में अचानक से बर्फबारी हो जाए। ओह, आपको नहीं मालूम? मुझे अभी पता चला। हाशिम को जैसे बहुत अफसोस हुआ था। क्या फैसला आया? इसने अगली सांस में पूछा। वो जगह से भी नहीं उठी थी। गर्दन उठाकर हाशिम को देखती वो बिल्कुल साकिन थी। नॉट गिल्टी, हर इल्जाम से बरी। हाशिम ने हमदर्दी से सर झटका। आई एम सॉरी। फिर दोबारा से बच्चे मोबाइल की तरफ मुतवज्जा होता बाहर निकल गया। कॉरिडोर में आकर इसने तल्ख मुस्कुराहट के साथ इसके ऑफिस के बंद दरवाजे को देखा। मैं भी नहीं, माफ करता, यू लिटिल बिच, और सर झटक कर आगे बढ़ गया। अंदर जमर अभी तक इसी तरह बैठी थी। सहरा में बर्फबारी हनूज जारी थी। यही जुनू का, यही तोकोदार का मौसम। दोपहर में बदल गई, मगर इस जेल का आहनी गेट वैसा ही तप रहा था। बाहर निकलकर इसने सुनहरी आंखों की पुतलियां सुखेड़े, अंदर इधर उधर किसी को तलाश किया और फिर वो इसे नजर आ गया। दूर गाड़ी के दरवाजे से टेक लगाए खड़े सादी इसे आता देखकर सादी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। दोनों ने कदम कदम फासला दूर किया और आमने सामने आए।
फारिस अपने भांजे से 2 इंच लंबा था। इसने मुसाफे के लिए हाथ यूं बढ़ाया जैसे आर्म रेसलिंग के लिए पंजा बढ़ाते हैं। सादी ने जवाबी पंजा इसके हाथ से मिलाया। फतह का निशान। सादी मुस्कुरा रहा था। फारिस संजीदा था। कहाँ चले? कार में बैठकर पहला सवाल सादी ने कहा, हमारे घर या कारदार्स के तरफ कब्रिस्तान। सादी ने यूं कहकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। फारिस ने एक नजर दोनों की सीटों के दरमियान गियर के साथ खाने में रखे सादी के मोबाइल को देखा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। मैं आऊं? कब्रिस्तान के सिरे पर गाड़ी रोककर सादी ने पूछा। मुझे तन्हाई की आदत है, वक्त लगेगा। ये वाजे न था कहकर वो निकल गया। सादी खामोशी से इसे जाते देखता रहा। इसने ये नहीं देखा कि इसका मोबाइल अब खाने में नहीं पड़ा था। कब्रिस्तान में इन 2 कब्रों पे फातिहा पढ़कर वो उठ गया। फिर एक दरख्त की ओट में आया जहां से सादी है नहीं देख सकता था और इसके मोबाइल पे नंबर डायल किया। हाँ स्टीफनी, गाजी बोल रहा हूँ। बात करते हुए आदतन कान की लो को 2 उंगलियों से मसल रहा था। हाँ मैं बाहर आ गया हूँ। बात सुनो ध्यान से, मुझे कुछ चीजें चाहिए, कल शाम तक तैयार हूँ। मेरी गन, मेरा चाकू, एक ब्लू पासपोर्ट, 2 मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड, मेरे तस्वीर और मेरे नाम के हों मगर गवर्नमेंट इशूड हों और इसके अलावा वो जदीद असले के चंद नाम गिनवाता गया। फिर रुककर जैसे उकताहट से इसकी बात सुनी। जो कहा है वो करके दो, ज्यादा सवाल मत करो। कॉल बंद करके रिकॉर्ड मिटाया और एक आखिरी नजर इन 2 कब्रों पर डाली। जरताशा वारिस गाजी। चंद लम्हे वो वहां खड़ा रहा और फिर इन दोनों से कुछ भी कहे बगैर वापस आ गया। कार में सादी इधर उधर हाथ मारता कुछ तलाश कर रहा था। क्या हुआ? पता नहीं, मोबाइल किधर रख दिया? ये तुम्हारी सीट के पीछे गिरा है। सादी ने चौंक कर देखा। इसका मोबाइल पिछले निशस्त के नीचे गिरा था, जैसे अगले खाने से स्लिप होकर पीछे गिर गया हो। सादी ने शुक्र करते हुए फोन उठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। क्या तुम्हें हैरत नहीं हुई कि जज ने मुझे रिहा कर दिया? फारिस खिड़की से बाहर देखते हुए बोला। सादी ने शाने उठाए। आपने वो कत्ल नहीं किए, मैं जानता हूँ। क्या फर्क पड़ता है, पूरी दुनिया तो यही समझती है। और वो जज को इतनी आसानी से कैसे माना? मुझे हैरत है। कहते हुए मुड़कर गौर से सादी का चेहरा देखा। अगर तुम्हारा इसमें कोई हाथ है सादी तो कह दो, मैं सुन रहा हूँ। मेरा हाथ कैसे हो सकता है? मेरी बात जज सुने और मानेगा भी क्यों? इसने लापरवाही से फिर शाने उठाए और ड्राइव करता रहा। फारिस ने इस बात में सर हिलाया। मगर तुमने मेरी बात की तरदीद नहीं की, ठीक है? और खिड़की के बाहर भागते दरख्तों को देखने लगा। सादी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश रहा। तुम बोलोगे या मैं किसी दूसरे तरीके से तुम्हें बुलवाऊं? आपके फारिस ने जरा धीमे लहजे में सख्त बात की तो सादी ने बेजारी से मोड़ काटा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो हुआ है कुदरत ने किया है। अच्छा, और तुम्हारी कुदरत ने क्या किया है? वही जो हमेशा से होता है, हामान को फिरौन के खिलाफ खड़ा करना। क्या? फारिस ने आईब्रो तान कर उकताए हुए अंदाज में पूछा। सादी ने गहरी सांस ली। मेरी पसंदीदा किस्सों में से एक है फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। वजह फिर कभी बताऊंगा, लेकिन अगर आपने कभी कोई किताब पढ़ने की जहमत की है जो कि जेल में मैंने आपने नहीं की होगी, दूसरों की हड्डियां और दांत तोड़ने से फुर्सत जो नहीं मिलती होगी, तो आपको मालूम होता कि हामान फिरौन का एक वजीर था, बहुत दाना, बहुत जोरावर। फिरौन का दायां हाथ, इसका हर हुक्म बजा लाने वाला। ये सारे फिरौन अपने अपने हामानों के मोहताज होते हैं। अगर हम हामान को अपनी मुट्ठी में कर ले तो बहुत से काम निकल आते हैं। मैंने भी बस यही किया था। वो मुबहिम सी बात करके फिर से खामोश हो गया। फारिस सर झटक कर खिड़की से बाहर देखने लगा। इसकी सुनहरी आंखों में गहरी सोच की परछाइयां रकम थी। दिल को लहू करेंगे, गरिबां रफू करेंगे। इस बुलंद बाला इमारत के टॉप फ्लोर का वो कुशादा और पुरतइश अंदाज में आरास्ता ऑफिस मुकम्मल रोशन था। पावर सीट पे जवाहिरा टेक लगाए बैठी थी और नर्म सी मुस्कुराहट के साथ सामने कुर्सी पे बैठे हाशिम को देख रही थी, जो सर झुकाए मोबाइल पे कुछ टाइप कर रहा था। पीछे नौशेरवा मुस्तरब झुंझलाया हुआ सा टहल रहा था, किसी पेंडुलम की तरह, दाएं से बाएं और वापस दाएं। मुझे वजाहत चाहिए हाशिम, जवाहिरात ने मुस्कुराते हुए इसे मुखातिब किया। तुम इतने बेखबर कैसे हो सकते हो? इसके रिहा होने से पहले तुम्हें मालूम भी ना हो सके? मैं राजी के मुकदमात में मसरूफ था और ये सब अचानक हुआ है। हाशिम ने फोन रख कर कंधे जरा झटक कर कहा। जस्टिस सिकंदर के तासरात मैंने देखे थे, वो जहन बना कर आया था। यकीनन इसे इस काम के लिए पहले से राजी कर लिया गया था। इन लोगों की इतनी हैसियत नहीं कि इस बार जज को खरीद सके। जजेस सिर्फ खरीदे नहीं जाते, इनको मजबूर करने के और भी बहुत से तरीके होते हैं।
नौशेरवा घूमकर हाशिम के सामने आया और अगर किसी ने इस जज को ब्लैकमेल किया है भाई तो इस शादी के अलावा कोई नहीं हो सकता। प्लीज शेरू, क्या हम शादी से हटकर कोई बात कर सकते हैं? मुस्कुराती हुई जवाहिरात की आंखों में सख्त तंबी उभरी। इसने वहां 10 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की है और आप चाहती हैं कि मैं इसे भूल जाऊं? हस्बे आदत नौशेरवा भड़क उठा। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। मगर वो हाशिम की बात नहीं सुन रहा था। वो मुझे जता रहा था कि वो मेरे चालान के मुतालिक जानता है जो इंग्लैंड में हुआ था। वो खुद को समझता क्या है? मम्मी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे पार्टी में इनवाइट नहीं कर रही हैं। मैं इसको अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं काट दे चुका हूँ। सॉरी, हाशिम ने दोनों हाथ उठाकर कहा। शेरू, शादी मसला नहीं है। वो पार्टी में आएगा तो मैं इसे देख लूंगी। अपने बेटे की बेइज्जती का बदला कैसे लेना है मुझे मालूम है। कहते हुए आगे होकर नरमी से इसने शेरू का हाथ दबाया। वो जरा ढीला पड़ा। मसला फारिस है, मैं इसे अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बताओ हाशिम, तुम इस मामले को हल करने के लिए क्या कर रहे हो? हाशिम अब कागज पे कुछ लिख रहा था। यकीनन वो भी डिस्टर्ब था मगर कंपोज नजर आ रहा था। मैंने इसे एक दफा अंदर करवाया था, दूसरी दफा भी करवा सकता हूँ। वो एक दफा बाहर आ सकते तो दूसरी दफा भी आ जाएगा। तो बेहतर है कि तुम इसके साथ अच्छा खेलो। वो नहीं जानता कि कत्ल किसने किए थे और इसके नजदीक हम इसकी वाहिद फैमिली है। जवाहिरात मुतमईन नहीं थी। वो हमें कभी भी पसंद नहीं करता था। नौशेरवा उकसाकर कहता खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। इसलिए बेहतर है कि वो हमसे दुश्मनी ना रखे, क्योंकि बाहर आने के बाद वो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेगा कि वो सब किसने करवाया है। हाशिम संभाल लेगा, आप क्यों फिक्र करती हैं? हाशिम बहुत एतमाद और इत्मीनान से पीछे होकर बैठते हुए बोला, मैंने तब भी जो कुछ किया अपनी फैमिली के लिए किया। अभी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करना जुर्म नहीं होता। अगर मैं वारिस गाजी को रास्ते से ना हटाता तो वो हमारे खिलाफ केसेस खोलकर हमें तबाह कर सकता था। और वो जरताशा में इसको ना मरवाता तो इस कत्ल को कभी ऑनर किलिंग की शक्ल ना दे सकता था। मुझे इसके लिए अफसोस है मगर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर जब कत्ल होता है तो किसी को तो जेल जाना पड़ता है। मुझे फारिस से हमदर्दी है। इसके 4 साल जाया हुए मगर वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था। अगर वो अंदर ना जाता तो कातिल को ढूंढने की कोशिश करता। अपने खानदान को महफूज रखने के लिए मैंने इसे बिजी रखा तो क्या गलत किया? वो जिंदा सलामत है, इसका तो कुछ भी नहीं गया। अपनों को तो सब खोते हैं। हमने भी डैड को खोया था, बेशक नेचुरल डेथ से ही सही, मगर हमारी जिंदगियों में भी दुख हैं, परेशानियां हैं। मुझे अफसोस है इन सब के लिए, मगर समर को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने इसे गवाही के लिए जिंदा छोड़ दिया। वो ठीक है, जिंदगी गुजार रही है, परफेक्ट तो नहीं हो सकती ना अब जिंदगी। हाशिम ने बात करते हुए जरा से शाने उचकाए। बहुत से लोगों की जिंदगी अगर 2-4 की कुर्बानी से बच जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं फारिस को संभाल लूंगा, इसे आने दे। मम्मी, वो कुछ नहीं कर सकता। ओके, वो एक जज्बाती गुस्से में पागल होने वाला आदमी है। ना इसमें अकल है ना इसमें कोई दूरअंदेशी है। जेल में रहकर वो कितना बदला होगा, वैसा ही बददिमाग होगा। ऐसे दुश्मन को तो इंसान थका थका के ही मार देता है। फिर सीधा होकर बैठते हुए बोला, अब हम तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं शेरू। और नौशेरवा ने जैसे कड़वी गोली निगल ली। वो बेदिली से कुर्सी खींच कर बैठा। और वो मेरे प्रोजेक्ट के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने वाले भी कौन हैं भाई? शादी और उसके बॉस? हाशिम बे इख्तियार हंस दिया। यार, ये तुम्हारा और शादी का किसी लड़की पे झगड़ा तो नहीं है? जवाहिरात ने मुस्कुराकर सर झटका और बगौर शेरू के तासरात देखे जो मजीद खफा लगने लगा था। शेरी सोनिया को कब घर लाएगी? जवाहिरात ने इसी को देखते हाशिम को मुखातिब किया। शेरू एकदम कोई फाइल उठाकर देखने लगा, अलबत्ता इसकी गर्दन में उभर कर डोल डूबती गिल्टी वाज़ेह महसूस हुई थी। इस वक्त इसका क्या जिक्र? हाशिम ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई और काम की तरफ मुतवज्जा हो गया। जो रंजिशें थी, जो दिल में गुबार था, ना गया। इस दरमियाने दर्जे के बंगले के लाउंज की बड़ी सी खिड़की धूप में चमक रही थी। शीशा आईना बना लॉन का अक्स दिखा रहा था। खिड़की से चेहरा लगा के देखो तो अंदर वो थकी थकी सी चीजें उठाए दाखिल होती दिखाई दे रही थी। दरमियान से मांग निकालकर घुंघराले बाल केचर में हाव बांधे वो झूलती लट कान के पीछे उड़सती किचन के दरवाजे तक गई। सदाकत, खाना तैयार है? जी बाजी, बस रोटी डाल रहा हूँ। फिर खाने के बाद शादी की तरफ जाना एक काम है। लाउंज में व्हील चेयर पे किताब पढ़ते बड़े अब्बा ने बेख्तियार इसकी तरफ देखा। वो अब वापस आ रही थी।
दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? उन्होंने मामूल का सवाल किया। बस रोजमर्रा के काम थे। वो सोफे पे बैठकर जूतों का स्ट्रिप खोलते हुए बोली। समात कैसी रही? हाशिम कारदार का क्लाइंट था, कैसी हो सकती थी? अब्बा की किताब पर झुके चेहरे पर नागवारी उभरी। हर करप्ट और गुनाहगार आदमी इसी का क्लाइंट क्यों होता है? वो एक अच्छा डिफेंस लॉयर है अब्बा, इसे गुनाहों की जस्टिफिकेशन देना आती है। वो केचर उतार कर बाल जूड़े में बांधने लगी थी। मुझे वो सख्त नापसंद है, इंतहाई झूठा और मक्कार आदमी है। सो तो है, जमन ने टाइप की। बड़े अब्बा ने किताब परे करके इसका चेहरा देखा। शादी से क्या काम है? हाशिम ने अपनी बेटी की सालगिरह का कार्ड दिया था, शादी के लिए वही देना है। वो सरसरी सा बताकर रिमोट उठाकर चैनल बदलने लगी। तो तुम दे आओ। उन्होंने एकदम इतनी उम्मीद और इतनी मिन्नत से कहा कि जमन ने बेख्तियार इनको देखा। मैं ना भी जाऊं तो फर्क नहीं पड़ता, मैं इससे नाराज नहीं हूँ अब्बा। तो फिर चली जाऊं, इसकी सालगिरह पर ही विश कर देना। जमन ने इनकी आंखों को देखा, वो उदास नजर आ रही थी। इसके दिल को कुछ हुआ। वो छोटा है, तुम तो बड़ी हो, अगर इससे कोई गलती हुई है तो तुम माफ कर दो। वो तुम्हारी बीमारी में तुम्हारे साथ नहीं था, वाकई ये इसकी खता थी। मैं कब का माफ कर चुकी, मैं इसके खिलाफ बुरा नहीं सोच सकती। वो मेरा बेटा है अब्बा। तो कार्ड तुम खुद दे आओ। जिंदगी का कुछ पता नहीं होता, कौन कब चला जाए और को दूसरे को ता जिंदगी पछतावा ही रहे। वो बिना कुछ कहे उठ गई। अब्बा दुख से इसे जाता देखते रहे। उन्होंने फिर किताब नहीं उठाई। वो कमरे में जाते सदाकत को आवाज देने लग गई, मेरी रोटी मत बनाना। और वो मजीद दुखी हो गई। अब इसका मूड बिगड़ चुका था और वो खाना खाए बगैर कमरे में बंद हो जाएगी। 10-15 मिनट बाद वो कपड़े बदल कर फ्रेश होकर कमरे से निकली तो उन्होंने चौंक कर इसे देखा। खाना नहीं खाना? क्या आपका पोता मुझे खाना भी नहीं पूछेगा? आम से अंदाज में संजीदगी से कहकर इसने मेज से कार्ड उठाए और पर्स कंधे पे डाला। अब्बा जहाँ थे वहीं रह गए। आंखों में तैयार बेयकीनी उभर कर मासूम हुई और इसकी जगह खुशगवार तजबजब ने ले ली थी, जैसे कोई ख्वाब में आंख खुलने के डर से सही से खुश भी ना हो पाए। एकदम इनका चेहरा बुझा। क्या तुम्हें पता चल चुका है? फारिस रिहा हो चुका है। वो जिसे ठंडी सांस लेकर दरवाजे से पलटी। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं शादी से ये पूछने जा रही हूँ कि फारिस कैसे रिहा हुआ, तो ऐसा नहीं है। मैं इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कि अगर मुझे इसे कुछ भी पूछना हो तो मैं 4 मिनट की कॉल करके बगैर तमहीद के भी पूछ सकती हूँ। अभी मुझसे हाशिम ने एक फेवर मांगा है और मैं इसे वही देने जा रही हूँ। इसी संजीदगी से कहकर वो बाहर निकल गई। अब्बा के चेहरे पे खुशगवार हैरत उभर आई। सदाकत भी भागकर चौखट पे आ खड़ा हुआ और इन्हीं हैरान मगर मुसरत आमेज तासरात के साथ इनको देख रहा था। यही है जब्र, यही है इख्तियार का मौसम। हुनैन और उसामा तब से फारिस के गिर्द बैठे थे जब से वो आया था। सादी खामोशी से गोल मैच पे इनके मुकाबिल बैठा था। मामू क्या वो दोबारा तो आपको नहीं ले जाएंगे? उन्होंने झिझकते हुए अनजाने खौफ के जेर असर सवाल किया। फ्रेंच उनकी और माथे पे कटे हुए बालों के साथ वो अब घर के लिबास में थी। फारिस हल्का सा मुस्कुराया नहीं, साथ ही शादी को देखकर शादी नरमी से मुस्कुरा दिया और फिर दूसरी जानिब देखने लगा। अब आप हमारे साथ रहेंगे ना? सैम ने इश्तियाक से पूछा। मेरे लिए अच्छा होगा अगर मैं अपना घर खोल लूं। क्यों जाते हो इधर, यहीं रहो ना। नुसरत ने नाराजी से कहते मेज पर मटर कीमे का डोंगा रखा। खाना बस लग ही चुका था। मुझे बहुत काम करने हैं आपा, मगर आता जाता रहूंगा। वो संजीदगी भरे सपाट अंदाज में कह रहा था। वो अमूमन धीमा बोलता था, छोटे छोटे फिक्रे, लेकिन गुस्सा चढ़ने पे आवाज बुलंद हो जाती थी। नुसरत ने ताजा चपाती लाकर रखी ही थी कि फारिस हाथ धोने के लिए उठ गया। वैसे भी वो लिबास तब्दील कर चुका था। जिसके ऊपर बटनों वाली शर्ट जीन्स के ऊपर बटनों वाली शर्ट, बाल इसी तरह पोनी में मुकी। शादी ने पीछे से आवाज लगाई, मामू आपको हेयर कट की अशद जरूरत है। नहीं मामू, इस हेयर स्टाइल में ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने फौरन मुखालफत की। साथ ही वो प्लेट से खीरे टूंग रही थी। उसामा ने इसके हाथ को परे किया। इसने गुस्से से उसामा को देखा। क्या है, अभी खाना शुरू नहीं हुआ, तुम क्यों खा रही हो? तुम्हारे हिस्से का तो नहीं खा रही, ज्यादा टोका मत करो वरना तुम्हारा दम बांध दूंगी। मेरी कोई दुम नहीं है, वो गुस्से से कहता खड़ा हुआ। बस, शादी ने एकदम संजीदगी से कहा, बस एक लफ्ज और वो दोनों खामोश हो गए। कितनी दफा कहा है मत लड़ा करो आपस में, मगर मजाल है जो नुसरत की बात घंटी की आवाज ने काट दी। फारिस इसी वक्त वापस आता दिखाई दिया। उसामा भाग कर दरवाजे पे गया
और इसके साथ खिड़की का पर्दा सरका कर देखा, कौन है उसामा? सादी ने बैठे बैठे पूछा, मगर उसामा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वहीं खड़ा रहा। उसामा कौन है? नुसरत ने सवाल दोहराया। फारिस भी इस तरफ देखने लगा। उसामा आहिस्ता सेन की तरफ पलटा। फूल लाई हैं? कौन? फुप्पो। जमर फुप्पो आई हैं और फूल लाई हैं। चंद लम्हे के लिए राहदारी में सन्नाटा छा गया, जैसे सांस आना भी बंद हो गया हो। नुसरत प्लेटें लगाती रुक गई और इनका खीरा उठाता हाथ रुका, चेहरा बिल्कुल सपाट हो गया। अलबत्ता सादी तेजी से दरवाजे की तरफ गया। फारिस ने बारी बारी सबको देखा। सादी इसने बेख्तियार से रोका। मैं कमरे में हूँ। साथ ही निगाहों से इशारा किया जैसे ना मिलना चाहता हो ना इसकी आमद की खबर की जाए। सादी ने समझकर सर हिलाया। हुनैन पीछे होकर बैठ गई, वह में खींच गई, चेहरे पे खफगी छा गई। दरवाजा खुलने पे बाहर खड़ी जमर ने सर उठाया। घुंघराले बाल हाफ बांधे वो जर्द चेहरे के साथ खड़ी थी। बाजुओं में सोसन के फूलों का बोके था। बदिक्कत मुस्कुराई। इसी पल नाक की लौंग चमकी, आंखें भी चमकी। सालगिरह मुबारक हो सादी, फूल इसकी तरफ बढ़ाए। सादी अभी तक सकते में था, फिर इसके होंठ मुस्कुराहट में डलते गए, आंखों में बेपनाह हैरत थी। थैंक यू फुप्पो, आए ना अंदर। किसी मासूम बच्चे की तरह खुश होता सादी हटा और उसे रास्ता दिया। समर की मुस्कुराहट मासूम हुई, नरम तासरात वाले चेहरे के साथ मुतज़्ज़त सी अंदर दाखिल हुई। जिस घर में 4 साल तक कदम न रखा था, वहाँ 4 कदम भी मुश्किल से पड़ रहे थे। जमर कैसी हो? नुसरत फरते मुसर्रत से निहाल इससे आकर मिली, फिर डाइनिंग चेयर पेश की। जमन ने एक लम्हे को गोल मेज को देखा जहाँ खाना चुना था, गिनकर प्लेटें रखी थी। एक फैमिली खाना खाने ही वाली थी। इसने नफी में सर हिलाया। सादी ने इसरार किया, थोड़ा सा ले लें, मगर वो वहाँ नहीं बैठी। मैं खाना खा चुकी हूँ। शाइस्तगी तकल्लुफ तज़ब्ज़ब हुनैन की आंखों में नाराजगी गहरी हुई। बहरहाल इसने उठकर ड्राइंग रूम कम लॉन्च का दरवाजा खोला। कैसी हो हुनैन? हुनैन जैसे सवाल पर डिस्टर्ब हुई थी, मगर फिर सपाट चेहरे के साथ ठीक कहकर अंदर सोफे की तरफ हाथ किया। बैठे। जमन इसी तकल्लुफ से सोफे के किनारे टांग पे टांग रखे बैठ गई तो उसामा आकर मिला। वो जैसे अब जरा खुलकर मुस्कुराई, इसका गाल चूमा, फिर पेशानी से घुंघराले बाल नरमी से हटाकर बोली, कैसे हो उसामा? चौखट में खड़ी सादी की मुस्कुराती आंखों में तकलीफ से उभरी एक पुराना मंजर इनमें झिलमिलाया। स्कूल यूनिफॉर्म में घुंघराले बालों वाला लड़का बेंच के पास खड़ा था और घुटनों के बल इसके सामने यूनिफॉर्म में एक लड़की बैठी थी और इसके आंसू साफ करते हुए पूछ रही थी, किसने मारा है मुझे? बताओ, मैं अभी इसको देखती हूँ। इसी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारी शादी को मारे? इधर देखो, रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए। वो फिक्रमंदी और गुस्से से कह रही थी। मैं ठीक हूँ आप। उसामा की शर्माती आवाज से वो चौंका, फिर सामने आकर बैठ गया और फूलों को मेज पर रखकर बोला, आपको याद था मुझे सोसन पसंद है? जमा ने सर को खम दिया, बोली कुछ नहीं। नुसरत खाने पे इसरार करने लगी, फिर चाय पे वो बस एक कप के लिए राजी हुई। हुनैन शादी के साथ जाकर बैठ गई, शिकवा में नजरों से फुप्पो को देखती मगर खामोश। मुझे ये कार्ड देना था, हाशिम ने दिया है तुम्हारे लिए, कहते हुए इसने कार्ड शादी की तरफ बढ़ाया। शादी तो चौंका ही, हुनैन ज्यादा चौंकी, इसका दिल जोर से धड़का था। हाशिम की बेटी की सालगिरह है, इसने बहुत इसरार किया था तो मैंने तुम्हारी तरफ से हामी भर ली। मुझे उम्मीद थी कि तुम लोग आओगे। हुनैन शादी के कंधे पे से झुक के कार्ड देखने लगी। हुनैन शादी के कंधे पे से झुक के कार्ड देखने लगी। शादी के तासरात हो नहीं रहे थे। इसने बिल्कुल खामोशी से सियाह कार्ड पे सुनहरी बातें पड़ी, फिर कार्ड हुनैन की तरफ बढ़ा दिया। हाशिम भाई मुझे अपनी पार्टी में क्यों देखना चाहेंगे? फुप्पो, तुम इसके रिश्तेदार हो। सादी फीका सा मुस्कुराया। हाशिम भाई के जहन में हर काम की कोई खास वजह जरूर होती है। बहरहाल आप इनसे मुआवजत कर लीजिएगा, हम नहीं आ सकेंगे। कार्ड पढ़ते हुनैन ने बेख्तियार सादी को देखा। इसका चेहरा एकदम बुझा था। घर की बात है सादी, पहले भी तो जाते रहे हो इनके घर, तो घर में है फंक्शन। सादी ने चौकन्ना सा होकर बात काटी और तेजी से कार्ड लेकर जिसे तस्दीक की। आंखों में कुछ चमका था, फिर वो संभल गया। ओके, हम आएंगे, वो नॉर्मल अंदाज में मुस्कुराया। हुनैन सारी नाराजगी भूल कर दोबारा कार्ड देखने लगी। ओसामा भी आकर इसके साथ बैठ गया। ब्लैक और गोल्ड थीम है, ब्लैक और गोल्ड थीम है, मतलब हम सिर्फ सिया या सुनहरी लिबास पहन सकते हैं, वो ओसामा को बताने लगी। फिर एकदम इसने सादी के हाथ को देखा जिसमें इसने की चेन पकड़ी हुई थी। जमर भी वही देखने लगी और सादी ने भी गर्दन झुकाकर इसे ही देखा। 2-3
इन चाबियों के साथ रिंग में एक 3 इंच का सियाह मस्नूई डायमंड सा पिरोया था। वो 2 इंच मोटा था और ऊपर से गोल, नीचे से तिकोन था। किसी हीरे की तरह वो रोशनी मुनकिस करता था। इस पे सुनहरी हरूफ में लिखा था, आंट्स एवर आफ्टर, हमेशा के लिए चींटियां। समर के लबों पे उदास मुस्कुराहट उभरी थी। तुम अभी तक चींटियों पे यकीन रखते हो? मैं इन्हीं चीजों के लिए जीता हूँ जिन पे यकीन रखता हूँ, इसी उदास मुस्कुराहट के साथ कहते सादी ने सिया हीरे को देखा। चाय आई और साथ कबाब, केक और 2 एक चीजें। मगर नुदरत के इसरार के बावजूद जमर ने सिर्फ प्याली उठाई और घूंट घूंट पीने लगी। ये कार्डदार करते क्या हैं? इनका बिजनेस किस चीज का है? कार्ड में महू हुनैन ने पूछा। इसकी नजरें नीचे लिखे हाशिम के नाम और साथ दर्ज मोबाइल नंबर पे जमी थी। एकदम से बिजली चली गई और हर रोशनी की बुझ जाने की खामोश आवाज सुनाई दी। फिर यूपीएस पे बत्ती जली और पंखा गड़गड़ करता घूमने लगा। सादी हल्का सा मुस्कुराया और सर झटका। वो एक ऑयल कार्टेल के सरबराह हैं। कार्टेल क्या होता है? उन्होंने बेख्तियार पूछा। फिर जैसे अपने कमिलनी पे फूफो के सामने शर्मिंदा हुई। ऐसे समझो जैसे मार्केट में बर्गर की 3 दुकानें हो। जमर ने नरमी से कहना शुरू किया, और 2 दुकानें 50 का बर्गर बेचे और एक 40 का, तो ज्यादा किसके बिकेंगे? 40 वाले के। हुनैन के लबों से फिसा। वो सारी नाराजगी भूल गई थी। बिल्कुल, मगर कम कीमत के बायस 40 वाला भी मुनाफा ज्यादा नहीं कमा सकेगा और बाकी दोनों वैसे ही नुकसान में रहेंगे। तो ये तीनों यूं करेंगे कि मिलकर एक ग्रुप यानी एक कार्टेल बना लेंगे और ये तय कर लेंगे ये कि तीनों दुकानें एक ही कीमत पर बर्गर बेचेंगे। यूं तीनों को कारोबार मिलेगा और तीनों जब चाहे कीमत इकट्ठी बढ़ा दें। लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा तो वो महंगा खरीदने पे मजबूर होंगे। सादी ने मुस्कुराते हुए इजाफा किया। और हाशिम भाई यही करते हैं। वो मुल्क की तमाम ऑयल कंपनीज की कार्टेल को लीड करते हैं और ये तेल से बिजली बनाकर हुकूमत को भेजते हैं। उनका जब दिल करता है ये बिजली की कीमतें बढ़ा देते हैं और फिर ये होता है। इसने आईब्रो से पंखे की तरफ इशारा किया जो यूपीएस पे चल रहा था। जमन ने गहरी सांस अंदर को खींची। मेरा नहीं ख्याल कि एनर्जी क्राइसिस की वजह ऑयल कंपनी से, ये थरकोल प्रोजेक्ट के साइंसदानों और ऑयल कंपनी के मगरूर और अमीर एग्जेक्टिव की जंग नहीं है पोपो, ये कोयले और तेल की जंग है। मुझे यकीन है हाशिम पार्टी में सुनहरे रंग पहनेगा। एक बच्ची की सालगिरह को ब्लैक और गोल्ड का टच देकर वो लोग सिर्फ दुनिया को अपनी मजबूत और साफ दिखाना चाहते हैं। सिया और सुनहरा यानी कोयला और तेल। वो नरमी से ठहर ठहर कर बोल रहा था। एनीवे, अब मैं चलता हूँ। इसने जैसे किसी बात में दिलचस्पी नहीं ली, बस उठने की तैयारी करने लगी। उन्हें ने कार छोड़ दिया। चेहरा फिर से बुझ गया। सादी चुप हो गया। ऐसे लगा जैसे इसकी कोई साफगोई ने इसे नाराज कर दिया था। कुछ देर तो बैठो उठने तो इसरार करने लगी, मगर इसका कहना था कि अगले हफ्ते तफसील से पार्टी पे साथ बैठेंगे। सादी इसे दरवाजे तक छोड़ने गया। वापस आया तो हुनैन अकेली लाउंज में बैठी थी। 4 साल बाद आई और 40 मिनट भी नहीं बैठ सकी। वो बड़बड़ाई। ऐसे नहीं सोचते हुनैन, वो जैसे हर्ट हुआ था। मगर मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ भाई, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप भूल सकते हैं। मगर मुझे याद है फूफो ने हमें तब छोड़ा जब हमें इनकी जरूरत थी। हमारे मामू बेगुनाह थे मगर फूफो ने इनको गुनाहगार माना और इसलिए आप भी जेर अताब आए। मगर ये लड़ाई तो आपकी मामू और फूफो की थी। मैंने तो कुछ नहीं किया था। मेरा कसूर क्या था? मुझे क्यों छोड़ा? बोलते बोलते इसकी आंखों में आंसू आ गए। सादी का दिल बेहद दुखा। उन्होंने बहुत कुछ लूज किया है इस सब में। इनकी सेहत, इनकी शादी, इनकी जिंदगी सब खत्म हो गया। तो मैंने कुछ लूज नहीं किया, मैंने फूफो को लूज किया है भाई। इन 4 सालों में कितने ऐसे दिन आए जब मुझे इनकी जरूरत थी। फूफो ना माँ होती है ना बहन, वो इन दोनों से हटकर होती है। मेरी तो कोई बहन भी नहीं थी। मेरा भी दिल चाहता था मैं इनसे बहुत कुछ शेयर करूं। वो मेरी बात सुने, मगर वो अब हमारी परवाह नहीं करती। उन्होंने हमें तब छोड़ा जब हमें इनकी जरूरत थी। यू नो व्हाट भाई, अब हम बड़े हो चुके हैं। अब हमें इनकी जरूरत नहीं रही। मैं वो हुनैन नहीं हूँ जो इनके जाने के बाद देर तक खिड़की से इनकी राह तकती थी कि शायद वो कुछ भूल गई हो तो वापस आए। मैं भी इनकी परवाह नहीं करती। इसने रुख मोड़ लिया। सादी ने कुछ कहना चाहा, फिर खामोशी से बाहर निकल गया। अभी बीच राहदारी में था कि किसी एहसास के तहत वापस आया और धीरे से लाउंज के अंदर झांका। हुनैन खिड़की का पर्दा सरकाए बाहर दिख रही थी। दूर सड़क पर जैसे किसी को तलाश कर रही थी, किसी के भूल के वापस आने का इंतजार कर रही हो। सादी की आंखों में उदासी और लबों पे मुस्कुराहट जर आई। वो खामोशी से वहां से हट गया। राहदारी में वापस चलते हुए इसने हाथ में पकड़े सियाह और सुनहरे कार्ड को देखा। एक मंजर इसकी आंखों के सामने झिलमिलाया। होटल की लॉबी जर्द रोशनियों में चमक रही थी।
4-5 सूट में मलबूस अफराद खुशगवार अंदाज में एक दूसरे से मिल रहे थे। इनमें एक हाशिम कारदार भी था जो किसी से मुस्कुराकर कुछ कह रहे थे। हाशिम के पीछे इसकी सिक्योरिटी खड़ी थी जिसने एक हाथ में हाशिम का लैपटॉप उठा रखा था और वो हाथ पहलू में गिरा हुआ था। वो भी सामने मुस्कुराते हुए मीटिंग के लिए आए अफराद को देख रही थी। दूर से जीन्स और शर्ट और पी कैप में मलबूस सादी चलता हुआ आया। इसका सर झुका। वो इसी तरह सेक्रेटरी के पास से गुजर कर आगे बढ़ गया। सेक्रेटरी वही मुतवज्जा रही। इसने नहीं देखा कि लड़के के गुजरने के बाद लैपटॉप के साइड के सॉकेट में एक फ्लैश ड्राइव लग चुकी थी। सादी एक करीबी मेज पर जा बैठा, कंधे से बैग उतारा, अंदर से टैबलेट निकाला और इसमें मुख्तलिफ जगहें उंगली से प्रेस करने लगा। स्क्रीन पर पैगाम आ रहा था, आपके डिवाइस को एक हार्डवेयर ड्राइव मिली है, क्या आप सारा डेटा कॉपी करना चाहेंगे? सादी ने मुस्कुराते हुए यस दबाया। अगले ही लम्हे इसकी मुस्कुराहट गायब हुई। स्क्रीन पर पैगाम जल बुझ रहा था, पासवर्ड दाखिल करें। ओ नहीं यार, इसने बेबसी से मुड़कर देखा। जब वो लोग अभी तक खड़े बातों में मसरूफ थे, इसे क्यों ख्याल नहीं आया कि हाशिम के लैपटॉप पासवर्ड में हो सकता है। वो जल्दी से सब समेट कर उठा और सर झुकाइन के करीब से गुजरा और सेक्रेटरी से टकरा गया। खफीफ सा सॉरी कहता आगे बढ़ गया। हाशिम ने चौंक कर इसे देखा और फिर दूर तक सोचती निगाहों से इसका ताक़ुब किया। चली गई? फारिस की आवाज पे सादी चौंका। इसके सामने फारिस खड़ा था। इसने कार्ड बढ़ाया जिसे फुप्पो के आने का मकसद बयान किया हो। फारिस ने सरसरी सा देखा और फिर गोल मेज तक आ गया। उन्हें उसामा सब वापस आ गए। जरा सी हलचल के बाद जिंदगी जैसे फिर नॉर्मल रूटीन पे आ गई थी। अब न फुर्सत है न एहसास थे गम से अपने। आसमान ये सियाही फैल रही थी। वो स्टडी टेबल पे फाइल्स फैलाए बैठी थी। हल्की सी आहट ने इसे सर उठाने पे मजबूर किया। अब्बा व्हील चेयर घसीटते अंदर आ रहे थे। वो बेइख्तियार खड़ी हो गई। आपके बुलाने पे ना आती जो आप खुद आ गए। रसान से शिकवा करके वो व्हील चेयर पीछे से थामे सामने लाई और फिर खुद मुकाबिल सोफे पे पांव ऊपर करके बैठ गई। बड़े अब्बा मुंतजिर निगाहों से इसे देख रहे थे। क्या इसने खाना नहीं खा? पूछा, जो शाम में तुमने वापस आकर खाया। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं खा कर आऊंगी। खाना मैटर नहीं करता। घुंघराली लट उंगली पे लपेटते इसने जवाब दिया। क्या वो खुश था? आपको दिन में 2 दफा तो फोन करता ही है, पूछ लीजिएगा। फिर दोनों के बीच खिड़की के बाहर फैली रात जैसे खामोशी छा गई। अब्बा फिक्रमंद तो तासुब से इसे देख रहे थे। फिर बात आपने शुरू करनी है या मैंने? और अगर आपने की तो कितने फिक्रों की तमहीद बांधेंगे? इसने इत्मीनान से पूछा। जमर, शादी कर लो, वो हजारदा से बोले। आज आपने तमहीद ही नहीं बांधी। इसने कुशन उठाकर गोद में रखा। कब तक इस टूटे रिश्ते का शोक मनाओगी मेरी बच्ची? मेरी मौत आसान कर दो, अब बस कर दो। आप जानते हैं मैं जज्बाती ब्लैकमेलिंग में नहीं आया करती। जब मुझे करना होगी मैं बता दूंगी। वैसे भी अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, कौन करेगा मुझसे शादी? 2-4 साल में वाकई बूढ़ी लगने लगोगी। मैं इस तकलीफ के साथ नहीं मरना चाहता। ओके अब्बा, साफ बात करते हैं। इसने कुशन पर रखा, पैर नीचे किए, टांग पे टांग जमाई, बाल कानों के पीछे उड़ से और गहरी सांस ली। वो वापस डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के रूप में चली गई थी। आप मेरी शादी किसी भी XYZ से करा दें, मैं कर लूंगी। फिर चंद दिन में मजीद बददिल हो जाऊंगी, ज्यादा बेजार और तल्ख। वो मुझसे तवक्कुआत बांधेगा जो मैं पूरी नहीं करूंगी। मैं ऐसी ही रहूंगी। वो शुरू में बर्दाश्त करेगा, कहेगा माजी भुला दो। मैं कहूंगी शादी जब की तब भी इस फैज से नहीं निकली थी। अभी वक्त लगेगा। वो सब्र कर लेगा मगर फिर जल्द ही सब्र खो देगा। गुस्सा करेगा, हाथ उठाएगा, नफरत करेगा, 3 माह में घर से निकाल देगा और मैं यहीं आकर बैठी रहूंगी। अब बताएं आपके लिए क्या ज्यादा तकलीफ दा होगा? अब्बा ने दुख से इसे देखा। क्या तुम अपनी शादी को कामयाब बनाने की कोई कोशिश नहीं करोगी? इस फेज से निकली ही नहीं तो कैसे करूंगी? कब निकलोगी इस फेज से? आप मुझे जानते हैं, जब मेरे ऊपर कुछ तारी हो जाए तो मेरे लिए इसको झटकना नामुमकिन होता है। मैं इसी को अपनी जिंदगी बना लेती हूँ। और जब आखिरी दफा हमने यही बहस की थी तो 2 दिन तक एक दूसरे से बात नहीं की थी। इस दफा कितने दिन का इरादा है? अब्बा ने आहिस्ता से इस बात को सर हिलाया। मगर तुम कोशिश तो करोगी ना इस फेज से निकलने की? मैं 4 साल से कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत ट्रॉमा से गुजर रही हूँ। मेरे गुर्दे जाया हो गए, तैयार शादी कैंसिल हो गई। वो हमाद मुझे छोड़कर चला गया बीमारी के आलम में। वो वक्त बहुत बुरा था अब्बा। मैं आगे बढ़ नहीं सकती जब तक इस वक्त को बुला न दूं। मुझे कुछ टाइम दे। वो सर हिलाते हुए वापस पलट गए। समर दुख से इनको जाते हुए देखती रही मगर वो खुद भी बेबस थी। रात का सियाह पर्दा सारे गुनाह, सारे ऐब ढांप चुका था।
ایسے میں کارداس کے اونچے گھر کی ساری بتیاں روشن تھی. جواہرات باریک ہیل سے تیز تیز چلتی ڈائننگ ہال میں آئی تو قطار میں کھڑے ملازم جیسے اسی کے منتظر تھے. فیونا نے آنکھ سے ایک سر جھکائے کھڑی فلپائنی ملازمہ کی طرف اشارہ کیا. جواہرات مسکراتی ہوئی اس کے قریب گئی تو اس فلپائنی میری اینجیو نے سر اٹھایا پھر ندامت سے سر جھکا لیا. کیا تم اس جوہری سے میرا نیکلس لے آئی ہو جس کو تم نے وہ بیچا تھا؟ سرد سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے پوچھا. میری نے سرخ مترنم آنکھیں اٹھائیں. یس میم اور ڈبہ آگے کیا پھر کھولا. جواہرات نے 2 انگلیوں پہ وہ نیکلس اٹھا کر دیکھا. ہیرو کا نازک نیکلس ویسا ہی تھا. اور تمہاری چوری کا علم ہونے پر میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ وہ انگلیوں میں مسل کر نیکلس کو دیکھ رہی تھی. یہی میم کہ اگر میں نیکلس واپس لا دوں تو آپ میری ایجنسی کو نہیں بتائیں گی اور میں باعزت طریقے سے اپنے ملک واپس جا سکوں گی. وہ ڈرتے ڈرتے بولی. جواہرات نے شیرنی جیسی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا. تو پھر خوش ہو جاؤ کیونکہ میں تمہاری ایجنسی کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکی ہوں. کل تم یہاں سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا اور تم دوبارہ زندگی بھر یہ نوکری نہیں کر سکو گی کیونکہ میرے نزدیک اس کی اہمیت یہ تھی. کہتے ہوئے جواہرات نے نیکلس اچھال دیا. وہ اڑ کر ایک مصنوعی پودے کے گملے میں جا گرا. وفاداری سے بڑھ کر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی میری. اس نے تمکینات سے فیونا کو اشارہ کیا جو شوق اور صدمے سے چور میری کو وہاں سے لے جانے لگی. کسی ملازم میں ہمت نہیں تھی کہ گملے میں گرے نیکلس کو دیکھ بھی لیتا. جواہرات اسی طرح چلتی ہوئی ہال کراس کر کے لاؤنج میں آئی اور چہرے پہ معصوم مذاقانہ مسکراہٹ سجائے فارغ کو مخاطب کیا جو ایک پینٹنگ کے سامنے کھڑا تھا. وہ ابھی ابھی آیا تھا. تمہیں دیکھ کر بہت اچھا لگا فارغ. تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کی طرف پلٹا تو جواہرات نے اس کے کندھوں کو تھام کر کسی بچے کی طرح سے اسے اپنے سامنے کیا. اوہ تم کتنے کمزور ہو گئے ہو. اپنی رنگت تو دیکھو. وہ جو بے نیازی سے اسے دیکھ رہا تھا ذرا سا سر جھٹکا. ٹھیک ہوں. میری پورشن کی چابی؟ آف کورس وہ میرے پاس ہے. میں اس کی صفائی کرواتی رہی ہوں. مگر تم دیکھ رہے ہو پارٹی قریب ہے اور سارا اسٹاف مصروف ہے. مجھے جیسے ہی تمہاری آمد کا پتہ چلا میں نے گیسٹ روم سیٹ کروا دیا. آنٹی میں اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں. اس نے جیسے بیزاری کو ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا. جواہرات مسکرا کر اس کو بازو سے تھامے آگے بڑھنے لگی. وہ خاموشی سے چلتا آیا. کیا تم مجھے صرف ایک ہفتے کے لیے اپنی مہمانداری کا حق بھی نہیں دو گے؟ تم جانتے ہو تمہاری رہائی کے لیے میں نے اور ہاشم نے بہت کوشش کی مگر میری جان ہم کیا کرتے. یہ عدالتی نظام بہت خراب ہے. آئی ہوپ تم ہم سے خفا نہیں ہوگے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ رواداری میں آ کر رکا. جواہرات نے مسکراتے ہوئے فیونا کو اشارہ کیا. اس نے فوراً دروازہ کھولا. اندر سجایا کمرہ تیار تھا. پارٹی کے بعد تمہارا پورشن تیار کروا دوں گی. اب تم آرام کرو. ہوں مسکرا کر کہتی وہ وہیں کھڑی رہی. فارغ خاموشی سے اندر چلا گیا. وہ شاید خود بھی اپنے گھر سے بچنا چاہتا تھا. دروازہ بند کر دیا. جواہرات کی مسکراہٹ سمٹی. آنکھوں میں اضطراب ابھرا اور کرہن. وہ پلٹی تو بیرونی دروازے سے ہاشم آ رہا تھا. پیچھے ایک چور میں ملبوس ملازم بریف کیس اٹھائے ہوئے تھا. جواہرات تازگی سے مسکرا کر تیزی سے اس تک آئی تھی. ہاشم نے دروازہ بند ہونے سے قبل فارغ کو دیکھ لیا تھا. تبھی تاثرات برہم ہوئے. ماں کے قریب آ کر دبی دبی سی آواز میں بولا. یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ مجھے اسے پارٹی میں دیکھنا ہے اور تب تک اسے یہاں روک کر رکھنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے. پھر مسکرا کر ہاشم کا شانہ تھپکا. اور مجھے اس کے یہاں ہونے سے کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ میں جانتی ہوں ہاشم سنبھال لے گا. مگر ہاشم کو تسلی نہیں ہوئی. وہ مسکرا بھی نہ سکا. بابا سیڑھیاں بھاگ کر اترتی فراک میں ملبوس چھوٹی سی بچی ادھر آ رہی تھی. کوٹ کے بٹن کھولتا ہاشم بے اختیار مڑا. آنکھوں میں بے پناہ پیار امڈ آیا. وہ جھکا اور ڈولتی ہوئی بچی کو اٹھا لیا. بابا کی جان کب آئی ہو؟ باری باری اس کی گال چومتا وہ پوچھ رہا تھا. جواہرات نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا اور آگے بڑھا. تلخی کام و دہن کب سے عذاب جان ہے. رات ذرا گہری ہوئی تو اس چھوٹی سی مارکیٹ کی دکانیں بند ہونے لگی. اب فقط چند بتیاں روشن تھی. وہ ایک درخت کی اونٹ میں چھوٹی سی گاڑی کھڑی تھی. ڈیش بورڈ پہ ایک خاکی پھولا ہوا لفافہ رکھا تھا. ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے سعدی نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی اور پھر پیچھے دیکھا. ارد گرد کوئی نہیں تھا. تبھی اس کا موبائل بجا. اس نے اسے سامنے کیا تو نیلی روشنی چہرے پر پڑنے لگی. بلاک نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا. سعدی نے اٹھا کر احتیاط سے ہیلو کہا. پھر دوسرے جانب سے آواز سن کر جسے اعصاب ڈھیلے پڑے. جی بوس کیسی رہی کانفرنس؟ تم ایک بہت اچھی چیز مس کی ہے. اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا تمہارے لیے. فون میں سے ہلکی سی نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی.
सादी का चेहरा तारीकी में नीम वाजे तैसने जख्मी सा मुस्कुराते फिर पीछे किया, देखा कुछ बहुत अहम था यहाँ। खैर कॉन्फ्रेंस को सुनाए, तुम जानते हो आधा वक्त तो इनको ये वाजे करने में गुजर जाता है कि ठीक है हमारा कोयला एंथ्रेसाइट नहीं है, मगर हम कह भी रहे हैं कि वो एंथ्रेसाइट है। मैं मान रही हूँ कि वो लिग्नाइट है और हमारे इलाके में सदियों से दबे फोसिल्स इससे बेहतर कोयले में तब्दील नहीं हो सकते। वैसे भी और अगर वो रवानी से बोलते हुए रुकी, पता है सादी, आज मुझसे किसी ने वारिस के केस के बारे में पूछा, इसका क्या बना? वारिस को सजा हो गई? मैंने तो इतने अरसे से तुमसे पूछा ही नहीं। आप इतने बहादुर नहीं हैं कि इस केस को फॉलो अप करें, तो मुझ पे छोड़ दें। मगर जो भी बना होगा केस का मैं खुद देख लूंगा खाला। मैंने आपसे एक वादा किया था कि मामू को मारने के बाद इनके लैपटॉप और फाइल्स को जिसने भी चुराया था मैं वो आपको वापस ला दूंगा। बस मैं इस बंदे के लैपटॉप तक पहुंच जाऊं एक दफा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मामू को क्यों कत्ल किया गया। कौन? किसकी बात कर रहे हो? एक इल्जाम ने फारिस गाजी की जिंदगी के 4 साल ले लिए। मैं बिना किसी सबूत के किसी इल्जाम नहीं लगाना चाहती। सबूत के बाद बताऊंगा। इतने साल हो गए शादी, क्यों पड़े हो इस केस के पीछे? खत्म करो, अल्लाह के हवाले करके छोड़ दो। ओहो, कैसे छोड़ दूं? अल्लाह फरमाता है कसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है और मेरे खानदान के बाकी लोगों की जिंदगी कसास में ही है। जिसने ये किया है वो जान से जाएगा बस। अच्छा अब मुझे जाना है। एकदम से इसने फोन बंद किया। फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर एक परवही माइल उधेड़ उम्र शख्स अंदर बैठ रहा था। सादी खामोश और संजीदगी से सामने देखने लगा। इस शख्स ने तलखी से सादी को देखा। मैंने इसे बरी कर दिया, अब वो दो जो तुमने देना है। सादी ने खामोशी से डैशबोर्ड से खाकी लिफाफा उठाकर इन्हें थमाया। जस्टिस सिकंदर ने अंदर जाकर चेहरे पे मजीद कड़वाहट फैली, कान की लुएं सुर्ख पड़ी। मेरे बारे में अगर ये गंद बाहर निकाला तो गम और गुस्से से आवाज कांपने लगी। सादी ने गर्दन मोड़कर इनको देखा। अगर आप मुझे जानते होते तो अंदाजा लगा लेते कि मैं एक शख्स की जिंदगी बचाने के लिए आपके खानदान के 5 अफराद की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं इस हद तक भी जाना जाता अगर आप मेरी बात सुन लेते। मैं आया था आपके पास जस्टिस साहब, मैंने आपकी मिन्नत की थी कि फारिस गाजी बेकसूर है, मगर आपने मेरी नहीं सुनी थी। हाशिम का पैसा हर जगह बोल रहा था, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता ना था। सॉरी। कंधे उचकाकर बेनियाजी से सॉरी कहा। बकवास मत करो, मुझे बताओ तुम्हारे पास इसकी कोई कॉपी है या नहीं? हो सकता है मेरे पास कॉपी हो, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि फारिस गाजी को दोबारा इस केस में फंसाया जाए। आप अपने एंड पे ख्याल रखिएगा, मैं अपने एंड पे रखूंगा। अब आप जा सकते हैं। वो तो जैसे रुकना ही नहीं चाहते थे। सर पे टोपी और गर्दन का मफलर दुरुस्त किया ताकि शनाख्त ना हो पाए और बाहर निकल गए। सादी ने हल्के से कंधे उचकाए और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कसरकार दार पे रात की तारीकी से बादलों की तरह उतरी हुई थी, जो गहरे पुरस्रार रातों से लदे हुए, ऐसे जैसे बस अभी बरसने को तैयार हो और न बरसे तब भी इनकी खौफनाक गरज दूर दूर तक सुनाई देती हो। ऐसे में फारिस गाजी सब्ज़ार पे अपनी टैक्सी के सामने खड़ा था। ये जगह हाशिम के कमरे की उब्बी बालकनी से साफ दिखाई देती थी। 2 मंजिला टैक्सी जो बिल्कुल खामोश वीरान सी खड़ी थी। बाहर से हर साल पेंट होती थी, खुशनुमा और नई सी लगती थी, मगर अंदर से बंजर हो चुकी होगी। वो जानता था चाबी इसके पास नहीं थी, इसे जरूरत भी नहीं थी। वो कदम कदम चलता बरामदे में आया, दाखिली दरवाजे पे रुका, मुड़कर एक नजर खामोश और अंधेरा सब्ज़ार पे डाली। कारदार इस वक्त घर पे न थे, जो थे वो सो रहे थे। वो वापस घूमा और झुककर पंजों के बल जमीन पे बैठा। जेब से हाथ बाहर निकाला तो इसमें पतली सी तार थी। इसने तार लॉक के अंदर डाली और इसे मुख्तलिफ चाबियों पे घुमाता रहा। 1 2 3 4 5 6 क्लिक आवाज सी आई और लॉक खुल गया। वो तार जेब में डालकर उठा और दरवाजा खोला। टैक्सी अंधेरे में पड़ी थी। फारिस अंदर आया। इसने कोई बत्ती नहीं जलाई। कदम कदम चलता आगे आता गया। दरो दीवार मेले से लगते थे, वीरान और मकड़ी के जालों से पुर। सोफे पे चादरें पड़ी थी। फिजा में गिफ्ट की दबीज तय थी और वो अंधेरे में वहीं खड़ा रहा, यूं ही गर्दन मोड़कर वीरान नजरों से बैरूनी बरामदे को देखने लगा, जो खुले दरवाजे के बायस नजर नहीं आ रहा था। फारिस गाजी, आपको दोहरे कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। यही इसी बरामदे में खड़े उन्होंने इसे हथकड़ी लगाई थी। इसने गर्दन मोड़ी। यही इसी घर में वो हंसमुख सी लड़की भागती नजर आती थी, जरताशा, और यही इस घर में वो इसरार टहलता रहा था
بے چینی میں کرب سے جب وارث غازی کو مارا گیا تھا تب ادھر اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، ادھر قصر میں ایک تقریب جاری تھی، روشنیاں کمکمے رات کو منور کیے ہوئے تھے، وہ تقریب دہ یاد تھی۔ فارس نے سر جھٹکا جیسے بہت کچھ ذہن سے بھی جھٹکا ہو اور پھر تیزی سے باہر نکل آیا، دروازہ زور سے بند کیا، لوک کلک ہو کر خود بخود مقفل ہو گیا اور وہ اب لمبے لمبے ڈگ بھرتا دور جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ نشتر چبھے ہوئے تھے رگ و جاں کے آس پاس۔ صبح جب سورج کی روشنی بادلوں کے کناروں کو سرخ اور جامنی رنگ میں دکھا رہی تھی تو شہر کے کاروباری علاقے میں اس نے سیاہ پینٹ پہ بٹنوں والی شرٹ پہن رکھی تھی، بال بہت چھوٹے کٹوا لیے تھے، فوجیوں کی طرح، گویا اسرا پھیرنے کے 2-4 دن بعد کے انچ بھر بال ہو تو ہفتے قبل رہا ہونے والے فارس سے وہ بہتر لگ رہا تھا۔ دھات کا ڈکٹیٹر داخلے کے سامنے کھڑا تھا، لوگ اس میں سے گزر کر اندر جا رہے تھے۔ وہ سائڈ سے نکل کر چلا گیا تو گارڈز چونکے، کسی نے صرف آواز دی، فارس سنے بغیر ریسیپشن پہ لمحے بھر کو رکا۔ ہاشم کاردار کا آفس؟ آئیبرو اٹھا کر اکھڑے انداز میں پوچھا۔ 5ویں فلور پہ، مگر آپ؟ ریسیپشن کا فقرہ ادھورا رہ گیا تھا، وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ گارڈز بے اختیار پیچھے آئے، لفٹ میں داخل ہو کر اس نے ان کے آنے سے پہلے بٹن دبا کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ گارڈ گھبرا کر وائرلیس پہ اطلاع دینے لگا۔ 5ویں فلور پر جب لفٹ کا دروازہ کھولا تو وائرلیس پکڑے گارڈ اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ فارس نظر انداز کر کے راہداری میں آگے بڑھ گیا، اسے غالباً آفس یاد تھا، فلور ذہن سے نکل گیا تھا۔ ہاشم اندر ہے؟ سیکرٹری سے بس سرسری سا پوچھا۔ وہ جی کہتی حیران سی اٹھی۔ گارڈ دوڑتا ہوا آ رہا تھا، اسے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سر، مسٹر کاردار مصروف ہیں، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ وہ دروازے کی طرف آیا تو گارڈ سامنے آ گیا۔ سر، آپ یوں اندر نہیں جا سکتے، آپ نے نیچے سیکیورٹی کو میرے منہ نہ لگو۔ تیوری چڑھائے فارس کے ہاتھ سے اس کے کندھے کو پیچھے دھکیلا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ گارڈ حواس باختہ سا پیچھے بھاگا۔ اندر ہاشم اپنی سیٹ پر ٹیک لگا کر بیٹھا سامنے موجود 2 افراد سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس اچانک آفتاب کے سر اٹھا کر دیکھا۔ فارس سے گارڈ تک نظروں نے سفر کیا۔ ان کو بھیجو، مجھے بات کرنی ہے۔ فارس نے تیسری کرسی کھینچی اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا۔ ہاشم کے لب بھیج گئے، آنکھوں میں بڑھتی ناگواری کو اس نے ضبط کر لیا۔ سر، میں ان کو منع کر رہا تھا مگر یہ… ہاں ٹھیک ہے، میں نے ہی بلایا ہے۔ تازہ دم ہو کر مسکراتے ہاشم نے ان کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ نکلے تو ہاشم پیچھے ہو کر بیٹھا اور خاموشی سے فارس کو دیکھا۔ کیوں بلایا ہے؟ اس نے آئیبرو اٹھا کر اکھڑے اکھڑے انداز سے پوچھا۔ ہاشم اٹھا اور دیوار تک گیا۔ بس دیوار میں ایک پینٹنگ لگی تھی۔ ہاشم نے پینٹنگ کو سلائڈنگ ڈور کی طرف دائیں سے طرف سلائڈ کیا۔ اندر دیوار میں نصب سیف تھا۔ اس نے کچھ نمبر ڈائل کر کے سیف کھولا۔ اس کی پشت اب فارس کے سامنے تھی اور وہ پاس ورڈ اندر سے سیف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہاشم سیف بند کر کے پلٹا اور میز پہ کچھ ڈاکومنٹس اور ایک پلاسٹک بیگ رکھا۔ شفاف بیگ کے اندر زیورات دکھائی دے رہے تھے۔ تمہاری امانت، تمہارے گرفتار ہونے کے بعد پولیس بار بار گھر آتی رہی تھی، اس لیے ممی نے پہلے ہی تمہاری تمام قیمتی اشیاء وہاں سے نکال لی تھی۔ واپس بیٹھتے ہوئے اس نے دوستانہ مگر محتاط انداز میں کہا۔ فارس نے بس ایک نظر اس سب کو دیکھا اور پھر آئیبرو تان کر ہاشم کو کہا۔ ٹھیک، اور کچھ؟ تمہاری رہائی کے لیے میں نے بہت کوشش کی تھی، جسٹس سکندر کو بہت فیورز دیے ہیں اور اب جب کہ میں اس سے مایوس ہو چکا تھا اس نے تمہیں رہا کر ہی دیا۔ بہرحال تم اب باہر آؤ، نئی زندگی شروع کرنے۔ تمہید کاٹو اور مطلب کی بات پہ آؤ۔ فارس نے اس کی بات بیزاری سے کاٹی۔ ہاشم نے گہری سانس باہر کو خارج کی اور ذرا سے شانے اچکائے۔ تمہیں جاب چاہیے ہوگی اور میرے پاس تمہارے لیے ایک اچھی پوسٹ ہے۔ نہیں چاہیے اور کچھ؟ وہ کھڑا ہوا اور اپنی چیزیں اکٹھی کی۔ ہاشم نے سر اٹھا کر تعصب سے اسے دیکھا۔ ہم کزنس ہیں یار، تمہاری پرابلم میری بھی پرابلم ہے، مگر میری بیوی تمہاری بیوی نہیں تھی۔ فارس کی آواز بلند ہوئی، آنکھوں میں غصہ اترا، کان کی لوئیں سرخ پڑی۔ تمہیں لگتا ہے میں بھول گیا ہوں کس طرح تم اس کو میرے خلاف اکسایا کرتے تھے؟ او خدا! ہاشم نے جھکے انداز میں سر جھٹکا۔ تم اپنی اس غلط فہمی کو دور کیوں نہیں کر لیتے ایک دفعہ؟ وہ میری بہن کی طرح تھی۔ اس بات پہ تم مجھ سے کوئی مقدس صحیفہ اٹھوانا چاہتے ہو تو اٹھوا لو، میں ایک ایماندار آدمی ہوں۔ فارس شک و شبہے سے آنکھیں سکیڑ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے اس رویے کے باوجود میں نے تم پہ شک نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ تم نے وہ قتل کیے ہوں گے۔ مجھے تمہاری بے گناہی پہ یقین تھا مگر تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے۔ وہ ہرٹ نظر آ رہا تھا۔ فارس کے تاثرات دھیمے پڑے مگر وہ اسی طرح سے دیکھتا رہا۔ ہاشم اب اٹھا۔
دونوں کے درمیان محض حائل تھی۔ اور مجھے تمہاری فکر ہے، کیا کرنا چاہو گے اب؟ جس کے خاندان کے 2 فرد مار دیے گئے ہوں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ سوائے ہر ذمہ دار شخص کا گریبان پکڑنے کے۔ کمرے میں جیسے کاربن مونو آکسائڈ بھر گئی تھی۔ ہاشم کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اسے بے اختیار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھ سے اچھے وکیل تمہیں نہیں ملے گا جو اس کیس کو دوبارہ سے زندہ کر کے اصل قاتل کو سامنے لائے۔ اسے جاب نہیں کرنی یہاں مت کرو، مگر جب اور جیسے تمہیں کچھ معلوم ہو تم سب سے پہلے مجھے آ کر بتاؤ گے، رائٹ؟ ہاشم نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ فارس اکھڑا اکھڑا سا دیکھتا رہا، پھر مستقبل کا ہاتھ ملایا۔ ہاشم مسکرا دیا۔ فارس باہر نکلا تو جواہرات چوکھٹ پہ دکھائی دی۔ اس کے چہرے پہ اضطراب تھا۔ تیزی سے ہاشم تک آتے اس نے پوچھا، یہ کیوں آیا تھا؟ ساتھ ہی دروازہ بند کر ہو کیا۔ جب بھی اس کو آزاد دیکھتی ہوں تو مجھے تمہارے ہاتھوں میں ہتکڑی نظر آتی ہے۔ ہاشم نے اس کی فکر و پریشانی کو صاف نظر انداز کیا۔ میں نے بلایا تھا، جاب آفر کی، مگر نہیں مانا۔ جاب کیوں؟ اچھا، تاکہ وہ مصروف رہ کر بھی انتقامی کارروائی سے باز رہے۔ ہاشم نے ادبات میں سر ہلایا۔ جواہرات نے ٹھنڈی سانس اندر اتاری۔ اسے تم پہ شک تو نہیں ہے نا؟ اس کے خدشے بڑھتے جا رہے تھے۔ اگر ہوتا تو اس طرح آرام سے نہ چلا جاتا۔ وہ ہاتھوں سے بات کرنے کا عادی ہے اور اداکار تو بالکل نہیں ہے۔ اس کا فون پھر بجا تو اس نے جھنجھلا کر کال ریسیو کی۔ جی سر، میں آپ کے آفس گیا ہوں، بس لفٹ میں ہوں، آ رہا ہوں۔ وہ اثرات سے جھوٹ بول کر کال کاٹی، پھر بریف کیس میں ضروری چیزیں ڈالنے لگا۔ کام سے جا رہا ہوں، شام کو ملتے ہیں۔ جواہرات بدقت مسکرائی۔ وہ اس نفاست اور خوبصورتی سے آراستہ بنگلے کا اسٹڈی روم تھا جہاں وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی کام کر رہی تھی۔ بال جوڑے میں بندھے تھے اور سبز آنکھیں سکھیڑے لبوں سے بال پن کنارہ دبائے وہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی، پھر سر جھکا کر فائل پہ کچھ دیکھنے لگی۔ دفتر اس نے کھڑکی پہ نگاہ دوڑائی تو رک گئی۔ 2 جڑواں بچیاں اپنی ہم عمر 2-3 بچوں کے ہمراہ باہر جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ سارا پین چھوڑ کر بے اختیار باہر لٹکی لاؤنج میں زرینہ بیگم بیٹھی سلائیوں پہ کچھ بن رہی تھی۔ گاہے بگاہے چلتے ٹی وی پہ نظر ڈال لیتی۔ سارا، یہ ترک ڈرامے دیکھ دیکھ کر ہم کچھ بے حیا نہیں ہوتے جا رہے؟ انہوں نے تائید چاہی، مگر وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ امی، آپ نے بچیوں کو پھر پارک بھیج دیا؟ میں نے منع کیا تھا۔ بم سکیڑے وہ بے بسی سے کہتی ان کے سر پہ کھڑی تھی۔ زرینہ بیگم نے خفگی سے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ بس کرو بی بی، تم تو ایسے پریشان ہو رہی ہو جسے اکیلے بھیج دیا ہو۔ آس پاس کے بچے بھی تھے اور کرنل خورشید کی ملازمہ بھی۔ ابھی گھنٹے بھر میں آ جائیں گے۔ آپ بھی نا کمال کرتی ہیں، وہ ناراضی سے کہتی ان کے ساتھ بیٹھی مگر نشست کے بالکل کنارے پہ۔ پتہ ہے نا امی، حالات کتنے خراب ہیں، پھر بھی ان کو باہر بھیج دیتی ہیں۔ اچھا، تمہاری بیٹیاں ہیں تو میری نواسیاں بھی ہیں، دشمن نہیں ہوں میں ان کی۔ گھر میں قید کر کے رکھو تو بزدل اور ڈری سہمی سی بن جائیں گی، بالکل تمہاری طرح۔ انہوں نے اسے ذرا خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی سلائی جاری رکھی۔ میں نہیں ہوں بزدل، وہ سعدی بھی ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے۔ وہ خفا بھی تھی اور پریشان بھی۔ وارث کی موت بھول گئی آپ کو؟ کیسے ان کو مار دیا گیا تھا؟ جب کسی خاندان میں کوئی قتل ہو جائے تو خاندان والے پہلے جیسے نہیں رہتے، رہ ہی نہیں سکتے۔ سچ تم نے بتایا ہی نہیں فارس کے رہا ہونے کا؟ مجھے عزیز بھائی کی بیوی نے بتایا۔ وہ سلائی روک کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی ساری باتیں نظر انداز کر دے سارا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ فارس کو تو رہا نہیں ہوا؟ وہ کیا مطلب؟ تمہیں نہیں پتا؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ جب تم لندن میں تھی تبھی تو رہا ہوا تھا، سعدی کو بھی پتا نہیں ہوگا پھر تو، ورنہ وہ تو ذکر تو کرتا۔ وہ حیران سی بیٹھی تھی۔ لو، وہی تو اسے لینے گیا تھا، اسے کب کسی بات کا نہیں پتا ہوتا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچانک وہ الجھ سی گئی۔ اور سعدی نے بھی نہیں بتایا؟ پھر چونک کر ماں کو دیکھا۔ اور کیا بتایا آنٹی نے؟ یہی کہ میں اپنے ماموں کے گھر رہ رہا ہے، جواہرات کے پاس۔ اپنا گھر نہیں کھولا اور ندرت کے پاس بھی نہیں رہ رہا، مگر اچھا ہی ہوا، مجھے تو کبھی بھی وہ قصوروار نہیں لگا تھا۔ شکر کہ بچے کی جان بچ گئی۔ انہوں نے پھر سے سلائیاں اٹھا لی۔ ہاں، سعدی بھی یہی کہتا تھا، فارس ایسا کبھی نہیں کر سکتا، مگر 1 ہفتہ ہو گیا اور مجھے پتا ہی نہیں۔ وہ چمبے میں تھی، پھر بے اختیار گھڑی دیکھی اور فون کی طرف بڑھی۔ کس کو کرنے لگی ہو؟ کرنل خورشید کی میٹ کا نمبر ہے میرے پاس، اس کو کہتی ہوں کہ انہیں جلدی گھر لائے۔ پورے 15 منٹ ہو گئے ہیں، مگر فکرمندی سے کہتی وہ کارڈ لیس اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ زرینہ بیگم ماتھا چھو کر بڑبڑائیں۔ سارا کا کوئی علاج نہ تھا۔ رات جب ان کے بنگلے پہ اتر آئی تو دیواروں نے دیکھا سارا اپنے بیڈ پہ لحاف تانے لیٹی تھی اور وہ اس کے دائیں بائیں 2 ننھی پیاری بچیاں
लेटी थी। एक चित होकर छत को तके जा रही थी, दूसरी माँ के कानों में फिसलती लटों पे उंगली फेर रही थी। अमल, नूर, मुझे आपसे एक बात करनी है। सारा ने छत को देखते हुए गुमसुम से अंदाज में बात का आगाज किया। क्या हुआ मामा? आप लोगों को शायद याद ना हो, मगर आपके बाबा के एक भाई थे, दुखी हैं। गहरी सांस ली। कुछ वजह थी, वो यहाँ से चले गए थे, मतलब इनको जेल हो गई थी इसलिए। मगर फारिस चाचू तो रिहा हो गए हैं ना? अमल एकदम बोली। सारा दंग रह गई थी। तुम्हें वो याद है? जी मामा। अमल ने उल्टा ऐसे हैरान कर दिया। मैंने खुद सुना है, नानी बता रही थी फोन पे किसी को। वो अब बाहर आ गए हैं, तो अब हम इनसे मिलने कब जाएंगे? नहीं अमल, इसके लहजे में सख्ती आ गई, हमने इनसे दूर रहना है। इनके साथ मसले हैं बहुत, इनके पीछे बुरे लोग लगे हुए हैं। तो हम इनके करीब जाएंगे तो वो बुरे लोग हमारे पीछे भी लग जाएंगे, इसलिए अब हम इनसे ज्यादा करीब नहीं होंगे। नूर ने सर हिला दिया। वो माँ के बालों से मुसलसल खेल रही थी, मगर अमल ने इतनी समझदारी से पूछा, ओके मामा, लेकिन हम इनसे मिलने कब जाएंगे? सारा इसको देख कर रह गई। मैंने कहा ना, हम इनसे मिलने नहीं जाएंगे। बेशक वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके साथ रहने से हमें भी नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए अब मैं तुम दोनों के मुंह से इनका जिक्र ना सुनूं। ओके, दृष्टि से कहकर वो जरा फिक्रमंदी से वो अब लैंप बुझा रही थी। नूह ने बत्ती बुझते ही फौरन से आंखें बंद कर ली, मगर अमल की आंखें पूरी खुली थी। सेंटोर्स मॉल में रंगों और रोशनियों का सैलाब जगमगा रहा था। तीसरे फ्लोर के एक बुटीक की सारी बत्तियां रोशन थी। बस में मखमली सोफे बिछे थे, कपड़े के रैक्स कोनों में थे। वहीं एक कद आवर आईने के साथ शहरीन खड़ी तनकीदी निगाहों से अपना पहना हुआ गोल्डन गाउन देख रही थी, जिसकी एक आस्तीन नहीं थी और दूसरी कलाई तक आती थी। इसने दाएं और बाएं दोनों तरफ से तिरछी होकर अक्स देखा। सुनहरे बॉब कट बालों को दो उंगलियों से पीछे किया और बेजारी से मुंह बनाया। फॉल इतनी अच्छी नहीं है जितनी मैंने कही थी। करीब खड़ी लड़की इसे जल्दी जल्दी वजाहत देने लगी, जिसे इसने गोया सुना ही नहीं। वो खुद को हतावे से आईने में देख रही थी। इसके अक्स में पीछे सोफे पे बैठी सोनिया और साथ मुस्तादी खड़ी मुलाजमा भी दिखाई दे रही थी। सोनिया बोर सी होकर बार बार पांव कालीन से रगड़ रही थी। अक्स में दुकान का दरवाजा भी नजर आ रहा था और वो जो बिगड़े मूड से मैनेजर को कुछ कहने लगी थी, दरवाजे को देखकर बिल्कुल साकत हो गई। फिर इसने तूप निकला। चौखट पे साथी खड़ा था, जीन्स की जेबों में हाथ डाले वैसे ही देख रहा था। शेरी ने मुड़कर सोफों की सिम देखा। समीना, सोनिया को लेकर ऊपर फूड कोर्ट जाओ, मैं कुछ देर में आती हूँ। फिर मैनेजर से मुखातिब होकर बोली, मैं आपसे जरा ठहर कर बात करती हूँ। वो तो सर हिलाकर चली गई। अलबत्ता समीना ने बच्ची का हाथ पकड़ते हुए पेश की थी। मैम, ऊपर किस जगह? समीना, इसने तेज नजरों से घूरा तो वो फौरन सोनिया की उंगली थामी बाहर निकल गई। शिरीन फिर से आईने में देखते हुए गाउन का फॉल वाला गला उंगलियों से इधर उधर करने लगी। वो कदम कदम चलता इसके कंधों के पीछे आ खड़ा हुआ। तो आप गोल्ड पहन रही हैं? गुड, मैं ब्लैक पहन रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुड़े बगैर आईने में इसको देखते हुए तेजी से बोला। सादी ने मौसमी हैरत से शाने उचकाए। ये एक मॉल है और यहाँ लोग शॉपिंग करने आते हैं। मुझे घर से फॉलो कर रहे थे या फोन से ट्रेस किया है? क्या आप ये नहीं मान सकते कि हम इत्तेफाक से मिले हैं? एक लम्हे के लिए भी नहीं। सादी ने जवाबन इस बात में सर हिलाया। ओके, आपके फोन से ट्रेस किया है। शहरीन इसकी तरफ पलटी और संजीदगी से इसे देखा। हमें इस तरह एक साथ नहीं नजर आना चाहिए, इसीलिए आपने इनको भेज दिया। वो हाशिम को बता देगी। इसने गोया झड़क दिया। इतने नाकाबिले एतबार मुलाजमा? वो हैरान हुआ। वो नहीं, सोनिया मेरी बेटी, वो अपने बाप को हर बात बताती है। तलखी से कहकर वो कान में पहने सियाह नगों वाली आवेजें उतारने लगी। आप इतना डरती हैं हाशिम भाई से? सादी शहरीन ने दबे दबे गुस्से से इसे देखा। मैं इससे नहीं डरती, मगर वो सोनिया को मुझसे ले सकता है अगर मैं इसके खिलाफ गई। और यू नो व्हाट, तुम्हारे यहाँ आने का मतलब है कि तुम्हें हाशिम के खिलाफ मेरी मदद चाहिए, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। जब आपने मुझसे मदद मांगी थी तो मैंने भी किया, ऐसा ही मना किया था। वो अब बहुत संजीदा था। शेरी एक सानिया को खामोश रह गई। वो और मसला था। इसकी आवाज धीमी पड़ी। सादी जवाब दिए बिना इसको देखता रहा। वो भी इसे देखती रही। फिर सर झटका। क्या चाहिए? वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और अंदरूनी जेब से टैबलेट निकालकर मेज पे रखी शरीन के पर्स में डाल दिया। सभी इतनी फुर्ती से किया कि वो
उलझी सी खड़ी रह गई। मेरा टेप आप कल मुझे पार्टी में वापस कर देंगी, इतना सा काम है। मगर तुम ये खुद भी ले कर जा सकते हो पार्टी में। वो हैरान हुई। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सख्त है, मोबाइल्स वगैरह की इजाजत नहीं है, मगर आप तो फैमिली है ना। तुम क्या करना चाह रहे हो? आप दूसरा काम करने की हामी भरे, मैं बता दूंगा। और क्या है वो दूसरा काम? इसने बहुत जब्त से सीने पे बाजू लपेटते हुए पूछा। मुझे हाशिम भाई के लैपटॉप को पासवर्ड चाहिए, हर सूरत में। तुम उफ, इसका सबर जवाब देने लगा। तुम पार्टी में ना ही आओ सादी, तुम हम दोनों को मुश्किल में डालोगे। मैं एक हफ्ते से, जब से हाशिम भाई ने बिलखसूस मेरे लिए कार्ड भिजवाया था, इस पार्टी को तैयारी कर रहा था और मैं आप पे एतबार कर रहा हूँ। आपको हाशिम भाई से अपने तमाम दुखों और अजियतों का बदला लेना है ना, तो फिर आपको मेरे साथ खड़े होना होगा, चाहे आप पसंद करें या ना करें। आप मुझे हाशिम भाई का पासवर्ड ला कर देंगी? इसने संजीदगी और मजबूत से एक एक लफ्ज अदा किया। शहरीन के तासरात धीमे पड़े। इसने तजबजब, उम्मीद और खदशात से भरी आंखों से सादी को देखा। तुम क्या करने जा रहे हो? वो उदासी से मुस्कुराया। एक जख्मी सी मुस्कुराहट जो उन्होंने हमसे चुराया था, वो वापस चुराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर नॉवेल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक जरूर किया करें। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नए आने वाले दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे।